इतिहास कक्षा 12वीं 2024 से 25। अध्याय 1। ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। ये पहले चैप्टर का नोट्स बना रखा है मैंने, शॉर्ट नोट, जिसे आप पहले चैप्टर को पढ़ के और फिर आप इसे पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना बुक, तो भी आप इसे पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पहला चैप्टर इतिहास का। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ये इनका सबसे मेन केंद्र था और इनके बारे में क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी, रखायल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई में मिली इमारतें, मृदभांड और औजार, मूर्तियाँ, मुहरे इत्यादि। हमें जो पहले जो हमसे पहले रहते थे 2600 ईसा पूर्व में, तो इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इनकी जो चीज़ें होती है, मिट्टी में गड़ी होती है, उन्हीं से हमें इसकी जानकारी मिल पाती है। अगर आप इसे लिख के रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि आप बाद में उसे पढ़ पाओगे, और लिखने से ना हमें याद अच्छी तरीके से होता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र अफ़गानिस्तान, जम्मू बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश। इसके प्रमुख स्थान नागेश्वर, बालाकोट, चूहड़ो, कोटा दीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखी गढ़ी इत्यादि। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये 1900 ईसा पूर्व में 2600 ईसा पूर्व जो था इनका कालखंड, जब ये जो सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। यही एक चौंकाने वाली बात वैज्ञानिकों को पता चली, तो वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित हुए थे। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगरीय निर्माण योजना थी। उन्होंने जो नगर का निर्माण जो किया था ना, वो देख के वैज्ञानिक मतलब चौंक गए कि इन्होंने उस समय में नगर निर्माण योजना जो बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है। मतलब उनके पास उतना सारा सोर्स नहीं होता था, तो भी उन लोगों ने नगर निर्माण योजना इतनी अच्छी की थी। क्या हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग तथा निचला शहर। और इसके बारे में आप
इसमें निचला शहर और दुर्ग, ये क्वेश्चन भी आता है कि आप इन दोनों में अंतर बताइए। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट आते हैं, इसलिए मैं कहती एक बार आप बुक की रीडिंग कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा होता। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण में काटती थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियो को। अगर मेरे से कोई गलती हुई है वीडियो बनाने में तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अगली बार से मैं और वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। हड़प्पा सभ्यता की जो ये जल निकास प्रणाली थी वो मतलब पक्की ईंटों से बनाई गई थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी, जो मैंने बताया पक्की ईंटों से बनाई गई थी। वहाँ के जो फर्श होते थे वो भी पक्की ईंटों से बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, चना, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल का अनुमान है। मतलब जैसे कि वैज्ञानिक जो है ना उन्होंने अनुमान ही लगाया, क्योंकि इनके जैसे कि गेहूँ, सफ़ेद चना वहाँ पे उनके कुछ कहीं कहीं मिले होंगे, तो इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि वो लोग इसी का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में वैज्ञानिक वगैरह थे वो असमर्थ थे, वो पढ़ ही नहीं पाए वैज्ञानिक। हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। हम जो लिखते हैं बाईं से दाईं लिखते हैं, वो लोग दाईं से बाईं यहाँ से लेके ऐसे लिखते थे और हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं। इसमें चिन्ह की संख्या 375 से 400 के बीच थी। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषण व मनके को तोलने के लिए होता था। मतलब ज़्यादातर आभूषण को तोलने के लिए किया जाता था, जो चौट नामक पत्थर से बनाया जाता था। जो बाट बनाए जाते थे वो चौट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले हिस्से में जो होता था ना मानदंड द्विआधारी थे। चूहंदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहरे निर्माण तथा चार्ट बाट बनाना सम्मिलित था। इस सारी चीज़ों को बनाया जाता था। और उत्पादन का प्रमुख केंद्र, उत्पादन जो हम करते थे ना वो लोग करते थे, मैं नहीं, चुहंदड़ों में करते थे, वो उसका मुख्य केंद्र माना गया था। कहाँ पे थी मैं? सामने थी। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग पैसों का और मुद्रांकन जो हम निशान बना देते हैं उसका उपयोग वो लोग लंबी दूरी जो तय करते थे। मान लो यहाँ से मैं जा रही हूँ दिल्ली से बिहार जा रही हूँ, तो उसके लिए वो ये मुहरे मुद्रांकनों का प्रयोग करते थे। वो लोग लंबी वहाँ पे तो पैदल पहले जाते थे, कोई सुविधा नहीं होती थी जाने की ज़्यादातर, तो
इसलिए वो क्या कहते हैं, इसलिए करते थे कि उनका सामान कोई और निकाले ना, चोरी ना करे, क्योंकि पहले भी यही डर होता था सबको कि मेरा सामान कोई और ना ले। हड़प्पा सभ्यता से मिली शव में तौर पर आमतौर पर मृतकों की गर्तों में दफनाया गया था। मतलब जो मृतक, जो मरे हुए इंसान होते थे, उनको मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता था। इसके साथ मृत भांड आदि के आवेश में, मतलब उनके साथ ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने सुना भी होगा कि पहले के लोग जो मर जाते थे उनके उपयोग के लिए, उनका ये मानना होगा कि वो मतलब उपयोग करेंगे ये सारी चीज़ें। तो वो कभी सोने चांदी, जो अमीर होते थे वो सोने चांदी वगैरह जो मतलब अपनी जो उपयोग करते थे वो वाली चीज़ें उन्होंने वो रख देते थे। अब जो गरीब होते थे जो वो उपयोग करते होंगे वही रख पाएंगे ना, वो तो इतनी महंगी चीज़ें नहीं रख पाएंगे। इसलिए शवदानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चलता है। मतलब उनके जो मतलब कौन अमीर कौन मतलब किसका शव अमीर, जो शव जो था अमीर शव जो था उसके साथ ऑफिसली महंगी महंगी चीज़ें रखी होंगी, तो उन्हें पता चल जाता था कि ये अमीर का कंकाल है और ये गरीब का, क्योंकि गरीब जो होते थे वो मिट्टी के बर्तन और जो लकड़ी के मनके जो होते थे उसकी माला वगैरह रखते होंगे। ये बहुत मेन पॉइंट बता रही हूँ, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावी कारण। मतलब इसमें ये बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ कैसे हुआ था, ये बताना है, कारण क्या था। और इस बात पे ना वैज्ञानिकों में अभी तक किसी को कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि यही कारण है। उनमें आपस में बहस हो रही थी बहुत ज़्यादा। जलवायु परिवर्तन, ऐसा माना जाता है कि जलवायु में परिवर्तन आया था इसलिए हड़प्पा का पतन हुआ। वनों की कटाई, उस टाइम के लोग वनों की कटाई ज़्यादा करने लगे होंगे, इसलिए क्या कहते हैं पतन हो गया होगा हड़प्पा का। बाढ़ आ जाना, भूकंप, नदियों का मार्ग बदलना। एक्चुअली ये होता है कि नदी जो मार्ग बदलती है ना तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। वहाँ का जिस शहर में मतलब नदी का मार्ग बदलता है वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है। और नदियों का सूख जाना, ऐसा माना भी गया है कि नदी सूख गई है तो पानी पीने के लिए नहीं होगा, तो जिस कारण से वहाँ की प्रजा मरने लगी हो, तो प्रजा मर गई तो फिर उसके बाद पतन तो हो ही जाना है। बाहरी आक्रमण, इस पे कुछ वैज्ञानिक में समझौता हुआ, मतलब वो एक दो तीन वैज्ञानिक इस बारे में माने भी कि हाँ शायद ये कारण सही हो सकता है, बाहरी आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता के हर घर में ईंट के फर्श से बना एक स्नानागार होता था या फिर कुछ भी बोलो। ये क्वेश्चन ना मतलब आएगा ही आएगा कि आप स्नानागार के बारे में बताओ, वहाँ के स्नानागार कैसे होते थे। तो ये मैं ना आपको इसके जो मेन क्वेश्चन थे ना वो ही प्रोवाइड करा दूँगी मैं वीडियो में, उसके साथ आंसर के साथ में वीडियो बना के आपको बता दूँगी कि हाँ ये बहुत मेन क्वेश्चन है, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन कम से कम एक तो आएगा ही आएगा। फाइनल की बात कर रही हूँ मैं। स्नानागार जिनकी नालियाँ दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। मतलब वो जो नाली थी घर की नाली, जैसे अभी भी हमारा होता है कि हमारे घर की जो नाली है पाइप के थ्रू होता है वो, पर उस टाइम में तो जो था वो ईंटों के थ्रू था। ईंटों से जुड़ी हुई नालियाँ थी, दीवार से चिपकी हुई थी, फिर वो बाहर की ओर निकल जाके बाहर की जो नाली थी उसमें मिल जाती थी। चूंदड़ों, लोथल एवं हाल ही में धोलावीरा में विशिष्ट प्रकार के छिद्र मतलब छेद करने वाले औजार प्राप्त हुए। चूंदड़ों और लोथल में ऐसे औजार प्राप्त हुए, वही बता रहे हो। महंगे पदार्थ बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी
बड़ी बस्तियों से मिली है, जैसे स्वर्ण भूषण, सोने के हार वगैरह जो होते हैं, वह फ्रांस से बने लघुपात, नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट की नज़दीकी स्थित थे। ये जो समुद्र तट के नज़दीक जो थे नागेश्वर और बालाकोट, वो उसके बारे में बताया गया। तथा शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करधियाँ इत्यादि का निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे। वो अलग अलग केंद्र होते थे। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विशेष अभियान भेजे जाते थे, जैसे तांबे के लिए खेतड़ी ओमान व सोने के लिए दक्षिण भारत का क्षेत्र जो है वो सोने के लिए ज़्यादा माना जाता है। भारतीय नहीं दिख रहा क्या? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम को भ्रम था। ये भी क्वेश्चन आएगा कि उनको क्या भ्रम था। डायरेक्टर जनरल कनिंघम को क्या भ्रम हुआ था? तो इसका आंसर देखो। भारतीय इतिहास का शुरुआत गंगा नदी की घाटी से पनपा पहला शहर के साथ ही हुआ था। इनको यही भ्रम था, ऐसा नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण कला, व्यापार, आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा भी दी जाती है थी। पहले की बात करें तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलूँगी, और मैं जो आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। थैंक यू सो मच।